आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की, भरण पोषण की। दरअसल कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि पत्नी भारी भरकम मेंटेनेंस लेने के चक्कर में पति के ऊपर भारी भरकम भर भर के आरोप लगा देती है और पति की इनकम को कई गुना अधिक बता देती है और कई बार ऐसा करने पर सफल भी हो जाती है और पत्नी के पक्ष में अच्छा खासा भरण पोषण का आदेश भी हो जाता है। अब पति चाहता है कि पत्नी ने जो झूठ बोला है, भर भर के जो झूठे आरोप लगाए हैं, इन्हें कैसे एक्सपोज करें, कैसे कोर्ट के सामने आए। नंबर 1 पहला ग्राउंड। दूसरा पति ये चाहता है कि पत्नी ने जो ये कहा है कि मेरा पति इतना कमाता है, यानी कि पति की इनकम कई गुना अधिक बताई गई है, तो इसको कैसे एक्सपोज करें, ये दूसरा ग्राउंड। तो अगर ऐसा आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस आता है कि जिसमें पत्नी भर भर के आरोप लगाती है, वो भी सारे के सारे झूठे आरोप हैं, और दूसरी तरफ आपकी इनकम को कई गुना बढ़ाकर बता रही है, उसका कोई सबूत इसका नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको कौन कौन से स्टेप लेना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, वरना पत्नी हो जाएगी सफल और उसे मिल जाएगा भारी भरकम मेंटेनेंस। जय जनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी जानबूझकर झूठे आरोप लगाती है और जानबूझकर पति की इनकम को गलत बताती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ इनकम वाली, क्योंकि पत्नी पति के साथ रहती है, शादी के पहले से उसकी सैलरी वगैरह, इनकम वगैरह उसे पता होती है, इसके बावजूद भी वो झूठ बोलती है। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर अधिक भरण पोषण लेने के लिए उसने ऐसा झूठ कोर्ट के अंदर बोला है। तो इस झूठ के आधार पर पत्नी एक एफिडेविट भी देती है और वही झूठ उस एफिडेविट में लिखती है। तो इस झूठ के आधार पर, एफिडेविट के आधार पर आप पत्नी के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 340, जो कि वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 379 हो गई है, आपको इसका तत्काल प्रयोग करना चाहिए एफिडेविट आने के बाद। इसलिए इन केसेस में कभी भी आपको डिले नहीं करना चाहिए, इन केसेस को सुपरफास्ट करना चाहिए और जैसे ही झूठ पकड़ में आए और जैसे ही एफिडेविट आए, तत्काल आपको एक्शन मोड में आना चाहिए। दूसरी तरफ पत्नी ने आपकी इनकम को गलत बताया है और भर भर के आरोप लगाए हैं, तो कोर्ट को अभी कुछ नहीं पता कि भाई आपकी इनकम कितनी है, नहीं पता, क्योंकि आप बताओगे, वो तो पत्नी बता रही। दूसरी तरफ पत्नी कितनी पीड़ित है, वो आप बताओगे, वो तो पत्नी बता रही। तो इसलिए आपको कोर्ट में जल्दी जाना होता है। शुरुआत की 4-5 तारीख में अपनी तरफ से रिप्लाई, एफिडेविट, बैंक स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस की लिस्ट, एसेस्ट, लायबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है, आपको पहली फुर्सत में दे देना है। इससे क्या साबित होगा? जो पत्नी ने आपकी इनकम को कई गुना अधिक बताया था, वो आपने साबित कर दिया कोर्ट में बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से कि मेरी इनकम कितनी है एक्चुअल, और मेरे खर्चे कितने हैं एक्चुअल, और मेरे पास लायबिलिटीज़ कितनी है एक्चुअल, और मेरे पास एसेट्स कितनी है एक्चुअल। ये आपने एफिडेविट के साथ सारी चीज़ों का लिस्ट बना के कोर्ट में सबमिट कर दिया। तो पत्नी का पहला झूठ कोर्ट के सामने आ गया। दूसरी बात, अब ऐसा करने से आपने रिप्लाई भी दिया था, तो ऐसा करने से रिप्लाई में आपने अतिरिक्त वचन लिखे थे, यानी अतिरिक्त पैराग्राफ आपने लिखा। उसमें आप क्या बता रहे हैं आप कोर्ट को? अगर पत्नी कमाती है तो हुजूर पत्नी कमाती है, कितना पैसा उसको मिलता है, कितना पैसा मिलता है, किस बैंक में खाता है, फला बैंक में खाता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो भला ही, अभी सबूत नहीं है लेकिन पता है, उसके आधार पर आपने लिख दिया। अब आपने जो पत्नी ने आरोप लगा, उन आरोपों को आपने डिनाई कर दिया, क्योंकि कोई सबूत नहीं लगा फाइल में, आपने डिनाई कर लिया। तो अब पत्नी सबूत दिखावे। तीसरी बात, आपने अपनी तरफ से लिख दिया कि हुजूर पत्नी मेरे को मारती थी, पीटती थी, कूटती थी, खाना नहीं देती थी, ये भी आपने लिख दिया। इसके अलावा अगर आपके पास में पत्नी के विरुद्ध कोई सबूत है, मारने का, पीटने का, अडल्ट्री का,
वो भी आपने लगा दिया। इसके अलावा आपके पास आपकी पत्नी का कोई सबूत है, या अब आपने आरटीआई लगा दी और आरटीआई के माध्यम से आपने मांग लिया, तो वो भी आपने सबूत लगा दिया। अब आपके पास हैं पत्नी के विरुद्ध जितने भी सबूत हैं, क्रूरल्टी के, अडल्ट्री के, इनकम के, ये आपने लगा दिए। अब कोर्ट के सामने आपकी तरफ से सब कुछ आ गया। अब पत्नी जो आरोप लगाई है और पत्नी ने जो आपकी इनकम बताई है, अब उसे ये साबित करना है, वरना कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगा कि भाई आप कमा भी रही हो, या आप अडल्ट्री में हो, या आप ही भागी हो, या आपने क्रूरल्टी की उनके साथ और अब आप पैसा मांगती हो। तो कोर्ट इन परिस्थितियों में पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। तो आपके केस में मेंटेनेंस ना लगे, इस कारण से आपको ये सारे तथ्यों को कोर्ट के समक्ष समय रहते रखना होता है, और समय रहते आप रख देते हो तो उम्मीद है कि आपके केस में एकदम प्रॉपर और सही भरण पोषण का आदेश होगा। नहीं देना तो कोर्ट नहीं देगी, थोड़ा देना थोड़ा देगी, बिल्कुल नहीं देना बिल्कुल नहीं देगी, पूरा देना पूरा देगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस के केस में कुछ इस तरीके से आपको तथ्यों को रखना है। अगर आपकी पत्नी आपके विरुद्ध मानहानि वाले आरोप लगाती है, कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध है, किसी लड़की के साथ अवैध संबंध है, उससे आप शादी कर चुके हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में पत्नी से सबूत मांग सकते हैं। कोई फोटोग्राफ्स है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, अगर इसे प्रस्तुत करती है पत्नी, तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के अंतर्गत आना चाहिए प्रमाण पत्र के साथ। फिर उसे फॉरेंसिक लैब से वेरीफाई होकर आना चाहिए। अगर ये दोनों जगह पास हो जाता है तो फिर जो उसमें दिख रहा उसे सत्य माना जाएगा, अन्यथा आप ऐसी एडिटेड अनवांटेड जो चीज़ें हैं उन्हें आप कह सकते हो कि साहब हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। हो सकता है किसी ने एडिट करके लाया हो सकता है किसी ने उसमें कोई छेड़खानी की हो। तो जब तक वेरीफाइड नहीं है डिजिटल एविडेंस, तब तक वो मेरे किसी काम के नहीं है, उस पर मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता अगर मैं उसे डिनाई कर दूं तो। तीसरी बात, जो आपके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाए किसी लड़की के साथ या उसकी फ़ोटोग्राफ्स लगाई और सबूत नहीं है, तो आप ऐसे में मानहानि का केस भी कर सकते हैं। तो पत्नी को लगाए गए आरोपों को उन्हें साबित करना पड़ेगा, अन्यथा आपके द्वारा दी गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार भी कर सकती है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।